तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 3 ऊष्मा और ताप के ऊष्मीय प्रसार नामक टॉपिक की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, इस पाठ का इसके पहले की जो वीडियो थी, 2 वीडियो हमने बनाया था जिसपे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और खूब बच्चों ने देखा और काफी बच्चों का कमेंट यह आया कि सर इस पाठ का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो आपकी इस समस्या को हम ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपके इस पाठ के संपूर्ण टॉपिक को खत्म कर देंगे। फिर इसके अगले नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वह आपके इस पाठ के अभ्यास प्रश्नावली पर होगी। तो इस तरह से आप ये 4 वीडियो के अंतर्गत आपका यह पूरा पाठ समाप्त कर दिया जाएगा। और हाँ, एक चीज और है कि मैं आपके कक्षा 10वीं के विज्ञान के संपूर्ण पाठ अब लगभग रोजाना क्लास चलेंगी और मैं संपूर्ण विज्ञान आपको कक्षा 10वीं का पढ़ाऊंगा। तो चैनल पर बने रहें। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार की आपको बीच में कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट आपके लिए ही बना है। और दूसरी बात, अगर कोई भी जो चीज आपको समझ में आ जाती है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखें। जो परिभाषाएं बताई जाती हैं उन परिभाषाओं को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि जब एक बार आप कोई भी चीज लिखे रहेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको वो चीज रियलाइज रहेगी कि हाँ, सर के कमेंट बॉक्स में, सर का वीडियो देखते टाइम में मैं कमेंट बॉक्स में ये परिभाषा लिखा था, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए, आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट जैसा कि आपको समझाया जाता है समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वह है ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए, इस ऊष्मीय प्रसार को हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि ऊष्मीय प्रसार में होता क्या है। मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि जब किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है यानी ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वह पदार्थ क्या होता है, हर हाल में फैलता है। मैंने क्या कहा, आप गौर से इस चीज को सुनिए। इसको मैं एग्जांपल के साथ लिंक करेंगे तो समझ के आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि जब किसी भी पदार्थ को, संसार के किसी भी मेटल को जब हम गर्म करते हैं, जब उसे उष्मा देते हैं, तो उष्मा देने पर वह वस्तु क्या होती है, फैलती है। और जब किसी वस्तु से उष्मा को निकालते हैं यानी उसे ठंडा करते हैं तो वस्तु क्या होती है, सिकुड़ती है। वस्तु का आयतन घटता है। और जब उष्मा दिया जाता है तो वस्तु का आयतन बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। और जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है या उसमें से उष्मा को निकाला जाता है तो वस्तु क्या होता है, वस्तु का आयतन सिकुड़ता है यानी घटता है। अब आइए देखते हैं, इसको एग्जांपल के सहारे से लिंक करते हैं। जैसे आप जब किसी गर्म कांच पर जब कांच कोई गर्म हो, यानी कि जैसे बल्ब देख लीजिए, बिजली का जो बल्ब होता है वह बल्ब अगर जल रहा है यानी अगर गर्म है तो उस पे जैसे ही हम पानी डालते हैं बल्ब क्या होता है, फूट जाता है। तो ऐसा क्या होता है बल्ब में, होता यह है कि देखिए, जैसे आपका ये क्या है, बल्ब है, ये बल्ब है, मान लेते हैं जल रहा है। अब जल रहा है तो गर्म है यानी इसका आयतन बढ़ा हुआ है। जैसे ही इस पर हम पानी डालते हैं तो हमने बताया कि जब पानी डाला जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। तो जैसे ही इस पर हम पानी डालते हैं तो एक बैग से इसका आयतन क्या होता है, घटने लगता है और यह कांच क्या होता है, टूट जाता है। या फिर देखिए, जब कभी हम उबलते पानी को, जैसे अगर ये कोई आपका बल्ब है या कोई भी कांच है, उबलते पानी को अगर हम कांच पे एक बैग से डाल दें तो वह कांच क्या होता है, फट जाता है। क्योंकि जैसे देखिए, कोई भी कांच है, इसमें अगर हम पानी डालें तो इसमें देखिए, एक तो इसके बाहर का भाग होता है, एक इसके अंदर का भाग होता है। तो हम जब कभी भी पानी डालेंगे तो इसके बाहरी भाग पे ही पड़ेगा पानी। तो बाहरी भाग पे पानी पड़ने के कारण गर्म पानी है, गर्म पानी क्या करेगा, कांच को गर्म कर देगा। और हमने बताया कि जब कभी भी वस्तुएं गर्म होती हैं तो वस्तुएं क्या होती हैं, फैलती हैं। तो चूंकि इसके ऊपरी भाग पे पानी पड़ा है, कहां पानी पड़ा है, इसके ऊपरी भाग पे पानी पड़ा है उबलता हुआ, तो वह पानी किसको गर्म करेगा, इसके ऊपरी भाग को। तो ऊपरी भाग तो इसका फैलेगा और इसका जो निचला भाग है वह फैल नहीं पाएगा और यह कांच क्या होगा, चटक जाएगा। आप देखते होंगे कि जो बिजली के तार होते हैं उन तारों को ढीला बांधा जाता है। ढीला क्यों बांधा जाता है, ढीला इसलिए बांधा जाता है कि जैसे गर्मियों के दिन में क्या होता है, गर्मियों के दिन में तेजी से गर्मी पड़ती है तो तार क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। और जब गर्म हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, फैलेंगे। तो अगर ढीला रहेगा तो भाई फैलेगा तो क्या होगा, और फैलेगा और ढीला थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन अगर एकदम से अगर टाइट कर दें तो ठंडी के दिनों में क्या होगा, जब भयंकर ठंडी पड़ने लगती है तो ठंडी से क्या होता है, यानी उष्मा निकालने से क्या होता है
कि वस्तुएं सिकुड़ती हैं, आयतन घटता है। तो जब एकदम से टाइट तार रहेगा और ठंडी के दिनों में यह तार क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो जो आपके तार होंगे वह ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। कंक्रीट से बनी जो आपकी सड़क होती है उसमें देखेंगे तो आप बीच बीच में गैप छोड़े रहते हैं ताकि फैलने सिकुड़ने से वह सड़क जल्दी ना टूटे। रेल के पटरियों को भी देखिए एकदम से अस्थायी नहीं किया जाता, एकदम से उसको थोड़ा सा स्पेस उसमें रहता है, ऐसा रहता है कि उसको हिलने डुलने का जगह हो ताकि वह फैले या सिकुड़े तो उससे कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो हमारा जो टॉपिक है वह है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मा का मतलब आप लोग समझते हैं गर्माहट, उष्मा के बारे में हम लोग भली भांति पढ़े हैं। तो उष्मा का मतलब गर्माहट और प्रसार का मतलब होता है फैलना। तो उष्मा के कारण वस्तुएं जो फैलती हैं तो उनके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं और कैसे कैसे वस्तुएं फैलती हैं, इसी के बारे में इस टॉपिक को हम सीखेंगे। अब आप इतना एग्जाम्पल के सहारे आप तो समझ ही गए होंगे कि ऊष्मीय प्रसार क्या है। अब यह ऊष्मीय प्रसार किस किस प्रकार से होता है और किन किन, जैसे देखिए पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है, 3 अवस्था। पदार्थ, कोई भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए ठोस में भी ऊष्मीय प्रसार होगा, द्रव में भी ऊष्मीय प्रसार होगा और गैसों में भी ऊष्मीय प्रसार होगा। तो 3 पार्ट में यह आपका दिया हुआ है। आइए तीनों पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम देखेंगे ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। तो देखिए ठोसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। ठोसों में देखिए ठोसों में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार से होता है। एक तो इसका क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक, और दूसरा आपका होता है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, और तीसरा आपका होता है आयतन प्रसार गुणांक। तो हमारा जो हेडिंग है वह है रेखीय प्रसार गुणांक। अब देखिए रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। रेखीय प्रसार गुणांक हम किसमें पढ़ रहे हैं, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या रेखीय प्रसार क्या होता है। तो एक ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई क्या हो, जिसकी चौड़ाई के तुलना में लंबाई क्या हो, बहुत हो, या लंबाई के तुलना में जिसकी चौड़ाई क्या हो, एकदम छोटी हो। जैसे छड़, अगर छड़ को ले लें तो छड़ क्या होता है, बहुत लंबा होता है लेकिन वह मोटा थोड़ा सा होता है, यानी कि उसकी लंबाई की तुलना में मोटाई क्या होती है, एकदम कम होती है। ऐसी वस्तु ले लें या छड़ को ले लें और उसको ऊष्मा दें, तो ऊष्मा देने पर हमने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है तो वह वस्तु क्या होती है, फैलती है। वह वस्तु क्या होती है, फैलती है। तो ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई की तुलना में चौड़ाई क्या हो, नागण्य हो, छोटी सी हो, तो ऐसी वस्तु को जब ऊष्मा दिया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और उस लंबाई में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार कहते हैं। अब अगला आपका है ये क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। तो सबसे पहले हम इसके सूत्र को लिखेंगे। सूत्र के बाद मैं आपको इसकी परिभाषा एकदम लॉजिकली बताऊंगा। आपको रटने की या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और यहाँ पे मन लगा के सीखिए, क्योंकि कोई भी चीज समझने से आपको हमेशा दिमाग में छप जाती है और रटने से आज रटेंगे कल भूल जाती है। तो यहाँ पे देखिए रेखीय प्रसार गुणांक, इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, अल्फा से। रेखीय प्रसार गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा से। अल्फा बराबर होता है, वस्तु को जब ऊष्मा दिया जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप वृद्धि। प्रारंभिक लंबाई इंटू में ताप वृद्धि। अगर इसको हम लेटर में लिखें तो लंबाई में वृद्धि को डेल्टा एल बताता है परिवर्तन, यानी लंबाई में परिवर्तन हुआ है, लंबाई में वृद्धि हुई है, बटे प्रारंभिक लंबाई को एल मान लेते हैं कि यह इस क्षण की लंबाई कितनी है, एल है। एल लंबाई की क्षण को जब हम ऊष्मा देते हैं तो यह फैल करके इतनी बड़ी हो जाती है, इसकी लंबाई बढ़ करके इतनी बड़ी हो जाती है। एल इंटू ताप वृद्धि हो रहा है, इसलिए डेल्टा, ताप का क्या चिन्ह होता है, टी। अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल, अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी।
टी। अब यहाँ पे देखिए इस अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, तो अल्फा बराबर रेखीय प्रसार गुणांक बराबर ये होता है आपका। अब इसकी परिभाषा बनाना है। अब इसकी परिभाषा बनाने के लिए देखते चलिए हम क्या करते हैं, प्रारंभिक लंबाई यानी नीचे जो लिखा है प्रारंभिक लंबाई, इसको हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर कि यह इस क्षण की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और तापमान में जो वृद्धि हो रही है वह कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस मानने से हमें क्या फायदा है, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। एक मान लिए हम, तो क्या हुआ, एल का मान कितना मान लिए, 1 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना मान लिए, 1 सेंटीमीटर, और डेल्टा टी बराबर कितना मान लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मानने से हुआ क्या, अल्फा बराबर ये आपका हो गया डेल्टा एल बटे लंबाई कितना 1 इंटू तापमान कितना 1, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, डेल्टा एल। लो ये क्या चीज है, ये है अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर है डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि। तो रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई की में हुई वृद्धि के क्या है, बराबर है। कब है, जब प्रारंभ 1 सेंटीमीटर अगर लंबी कोई छड़ ले ले और 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसको अगर ताप दें हम, तो उस वस्तु की लंबाई में जो वृद्धि होगी वही तो है रेखीय प्रसार गुणांक। लंबाई में हुई वृद्धि बराबर है रेखीय प्रसार गुणांक, या लंबाई में हुई वृद्धि ही रेखीय प्रसार गुणांक। कब, जब एकांक लंबाई की क्षण हो और 1 डिग्री तापमान दिया हो। हमने जो बताया यही आपको परिभाषा में लिखना है। क्या लिखना है कि एकांक लंबाई की किसी वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर क्या हो रहा है, जब उसको हम तापमान दे रहे हैं तो वस्तु क्या हो रही है, फैल रही है। क्या फैल रहा है, उसका लंबाई फैल रही है, क्योंकि चौड़ाई तो है ही नहीं। तो जब कभी एकांक लंबाई, एक को फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं, एक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। तो एकांक लंबाई की, एकांक क्या है, लंबाई है, एकांक क्या है, तापमान है। तो एकांक लंबाई की किसी वस्तु को एकांक तापमान देने पर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर वस्तु की लंबाई में जो वृद्धि होती है वह बराबर होती है किसके, रेखीय प्रसार गुणांक की। सिंपल सा बात है कि अगर 1 सेंटीमीटर वस्तु है, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो अगर हम तापमान दे रहे हैं, तो वह किसके बराबर हो जा रहा है, रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई में वृद्धि के बराबर हो जा रहा है। यानी लंबाई में वृद्धि ही क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। कब, जब तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रारंभिक लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तब। तो आइए परिभाषा लिखते हैं कि यदि किसी वस्तु, एकांक लंबाई की किसी वस्तु को रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, उदाहरण जैसे लोहे का जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, यानी कि अगर हम लोहे के अल्फा की बात करें, लोहे में रेखीय प्रसार की बात करें, तो वो होता है 0.00012, शायद 4 जीरो रहता है क्या, 3 जीरो, ठीक है, 0.0012 होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे लोहे का जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वह 0.00012 होता है। अगर 1 सेंटीमीटर लंबी अगर छड़ है, इसको अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देते हैं, तो इसकी लंबाई जो है कितनी बढ़ के हो जाएगी, इसकी लंबाई 0.00012 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, 0, यानी कि यह जो छड़ है 1.00012 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर का छड़ है, अगर इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे रहे हैं, तो वह 1.00012 का हो जाएगा। इसका मतलब ये है। तो इस तरह से हम रेखीय प्रसार गुणांक को समझ सकते हैं। अब आइए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, सबसे पहले हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को समझते हैं। इसमें देखिए ऐसी वस्तु थी, रेखीय प्रसार गुणांक में ऐसी वस्तु थी जिसकी लंबाई की तुलना में चौड़ाई छोटी थी, लेकिन अब एक ऐसी वस्तु है जिसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, यानी कि इसकी लंबाई भी है और
चौड़ाई भी है। ऐसी वस्तु हमने लिया अब कि जिसकी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। तो देखिए, जब कभी भी हमने पढ़ा है कि जब कभी भी वस्तु को उष्मा दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो वस्तु क्या होती है, फैलती है। वस्तु क्या होती है, वस्तु में प्रसार होता है। तो उसमें तो केवल लंबाई थी, तो केवल लंबाई बढ़ रही थी, लेकिन अब यहां क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। तो जब इस पूरी वस्तु को गर्म किया जाएगा तो इसकी केवल लंबाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। और लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों बढ़ेगी, लंबाई चौड़ाई के गुणनफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो अगर इस वस्तु को ताप दिया जाएगा तो इसका लंबाई, केवल लंबाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। और वस्तु क्या होगा, तो लंबाई और चौड़ाई क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। यानी इस वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ेगा। इस वस्तु का क्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने के कारण प्रसार किया जा रहा है, प्रसार हो रहा है। इसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार। यानी कि क्षेत्रीय प्रसार की अगर परिभाषा आप बनाएं तो ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, इसको गर्म किया जाए अगर, तो उसके क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हो, यानी कि ऐसी वस्तु जिसे गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। परिभाषा सूत्र लिखेंगे, सूत्र के ही द्वारा हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो इसको रेखीय क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से प्रदर्शित करते हैं और बीटा बराबर आपका होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि। प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि, यानी बीटा बराबर आपका हो जाएगा, बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो क्षेत्रफल में वृद्धि है, इसलिए डेल्टा ए इसको कर लेते हैं। और ये क्या है, आपकी प्रारंभिक क्षेत्रफल है, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, इंटू ताप वृद्धि यानी डेल्टा टी। अब देखिए, यहां भी हमें सेम वही कंडीशन करना है। क्षेत्रफल को कितना मान लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ताप को कितना मान लें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप को हमने कितना मान लिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइए परिभाषा बनाते हैं। एक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एकांक। एक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एकांक। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तो जिसकी गुणा कर देंगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसलिए क्षेत्रफल को कितना माना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना है। एक को हम क्या कहते हैं, एकांक। एकांक क्या है, क्षेत्रफल है। एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु को का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड देने पर, एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है। अब यहां से एक इसको कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बराबर डेल्टा ए है। ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 इंटू ताप का मान कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 है, बटे में 1 रहे, लिखें या ना लिखें। तो यानी कि जो बीटा है वह किसके बराबर हो जा रहा है, डेल्टा ए के बराबर हो जा रहा है। बीटा किसके बराबर हो जा रहा है, डेल्टा ए के बराबर। कब, जब क्षेत्रफल 1 और ताप कितना हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका परिभाषा हम वही बनाएंगे कि एकांक क्षेत्रफल वाली, एकांक क्या है, क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है वह किसके बराबर होती है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा के बराबर होती है, या उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि क्या कहलाती है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा कहलाती है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या कहलाती है, बीटा कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर, एक एकांक क्षेत्रफल वाली वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वह किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। दूसरा चीज कि ये जो बीटा होता है वह 2 अल्फा के बराबर होता है।
2 अल्फा के। बीटा जो है 2 बीटा यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है। लंबाई को भी 1 माने हैं, चौड़ाई को, जैसे क्षण का अगर एग्जांपल लें तो क्षण अगर 1 से लंबी थी तो 0.00012 इसकी लंबाई में भी वृद्धि होता और इसके चौड़ाई में भी कितनी वृद्धि होती 12000.0, लंबाई में भी वृद्धि हो जाती, चौड़ाई में भी। तो इसलिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के कितना होता है 2 गुना होता है। तो इस तरह से हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को समझ सकते हैं। अब अगला आता है आयतन प्रसार गुणांक। अब देखिए आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, ऐसी कोई वस्तु हो, क्या हो, ऐसी कोई वस्तु हो, कैसी हो, जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो, जिसकी लंबाई भी हो और जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो जब ऐसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाएगा, ऐसी वस्तु को ताप दिया जाएगा, तो इस वस्तु के लंबाई में भी वृद्धि होगा, चौड़ाई में भी वृद्धि होगा और ऊंचाई में भी वृद्धि होगा। तो ऐसी वस्तु, जब किसी वस्तु को ताप देने पर उसकी क्या हो, लंबाई में और चौड़ाई में और ऊंचाई में वृद्धि हो, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो ऐसी वस्तु जिसे ताप देने पर, ऐसी वस्तु जिसका तापमान बढ़ाने पर, या ऐसी वस्तु जिसको ताप देने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में प्रसार होता है, ऐसी वस्तु के प्रसार को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा थोड़ा वाई का बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है, इसे हम क्या कहते हैं, गामा। क्या पढ़ते हैं, गामा। तो आयतन प्रसार गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, गामा से प्रदर्शित करते हैं। और गामा बराबर होता है आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप वृद्धि। ठीक उसी प्रकार से परिभाषा बनाएंगे। आयतन को हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब और तापमान को हम मान लेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मानने पर देखिए आयतन को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, तो आयतन में वृद्धि डेल्टा भी, प्रारंभिक आयतन भी हो जाएगा और तापमान डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसको अगर हम गामा को लिख दें तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा भी बटे भी इंटू डेल्टा टी। अब देखिए इसको हमने एक माना है तो नीचे के दोनों 1 हो जाएंगे, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा भी। गामा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा भी। और डेल्टा भी क्या है, आयतन में वृद्धि। फिर से वही बात, 1 सेंटीमीटर क्या है, आयतन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आयतन है। 1 को हम क्या कहते हैं, एकांक। 1 को क्या कहते हैं, एकांक। तो एकांक आयतन वाली वस्तु, एकांक आयतन की किसी वस्तु का तापमान 1 सेंटीग्रेड देने पर, एकांक आयतन वाली किसी वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देने पर या ताप देने पर वस्तु के किसमें, आयतन में हुई वृद्धि, आयतन में हुई वृद्धि क्या कहलाती है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाती है। एकांक आयतन की किसी वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देने पर उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है, आयतन में जो वृद्धि होती है, आयतन में जो प्रसार होता है, वह क्या कहलाता है, गामा कहलाता है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। आइए लिखते हैं, एकांक है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाती है। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो गामा होता है वह 3 अल्फा के बराबर होता है, यानी कि जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना होता है। वह रेखीय प्रसार गुणांक के क्या होता है, 3 गुना होता है। तो ये रहा आपका आयतन प्रसार गुणांक। तो इस तरह से आपका ठोसों में उसमें प्रसार खत्म हो गया। अब आइए देखते हैं द्रव में उसमें प्रसार। दूसरा नंबर आपका है उष्मीय
प्रसार, द्रव में ऊष्मीय प्रसार। यह देखिए दो प्रकार से होता है। द्रव में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला तो आभासी प्रसार, आभासी प्रसार, और दूसरा आपका होता है वास्तविक प्रसार। आइए दोनों चीजों को, वास्तविक प्रसार, दोनों चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर कोई आपका पात्र रखा हुआ है, द्रव, इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है। इस बर्तन में क्या भरा हुआ है? जल है, पानी है। इस बर्तन में क्या है? पानी है, पानी भरा हुआ है। इस पानी को जब हम क्या करते हैं, इस पानी को स्प्रीड बर्नर की सहायता से, स्प्रीड बर्नर की सहायता से इस पानी को जब क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इस स्प्रीड बर्नर की सहायता से, यानी कि जब इसको उष्मा दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तो इसमें प्रसार किस प्रकार का होगा? इसमें दो प्रकार का प्रसार होगा। एक आपका आभासी प्रसार, दूसरा आपका वास्तविक प्रसार। अब आइए देखते हैं आभासी प्रसार क्या होता है, वास्तविक प्रसार क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं? एक कांच की ट्यूब लगा देते हैं। एक कांच की क्या लगा देते हैं? ट्यूब लगा देते हैं। इस ट्यूब का काम क्या होता है? इस ट्यूब का काम क्या होता है? देखिए, अब इस ट्यूब को लगाने पर इसमें ट्यूब जो है, ट्यूब में पानी यहां तक भर गया। ठीक है, इसका पानी यहां तक भर गया। तो इसमें देखिए क्या होता है। तो देखिए एक इस प्रकार की व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था हमने किया है। एक फ्लास्क लिया है, यानी कि एक बर्तन लिया है, जिसमें क्या भरा हुआ है? द्रव। इसमें क्या भरा हुआ है? द्रव। द्रव भरा हुआ है। इसको हम बर्नर की सहायता से हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो सबसे पहला चीज हमें देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे एक हमने क्या लगा रखा है? नली लगा रखा है। क्या लगा रखा है? नली, ट्यूब लगाया है। इस ट्यूब में द्रव क्या है? यहाँ पे ट्यूब है। इस फ्लास्क के दाब के कारण इसमें जो ट्यूब में जल जो है यहां तक चढ़ा हुआ है। तो जब इसको हम गर्म करना शुरू करते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करना शुरू करते हैं, तो यहां इस ट्यूब से हम देखते हैं कि ये जो जल का स्तर है क्या होता है? कुछ समय के लिए नीचे आता है। कुछ समय के लिए क्या होता है? नीचे आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसमें जो भरा हुआ है वह क्या है? द्रव है। लेकिन ये जो बर्तन आपका दिख रहा है ये तो द्रव नहीं है, ये तो ठोस है। तो जब इस ठोस को सबसे पहले उष्मा इस बर्तन को मिल रही है, हम जानते हैं कि जब कभी भी उष्मा या ताप दिया जाता है तो वस्तु फैलती है। तो भाई बर्तन भी तो ठोस ही है ना, और ठोस भी तापमान पाएगा, ठोस को भी उष्मा दिया जाएगा तो ठोस भी फैलेगा। तो ये बर्तन सबसे पहले क्या होता है? फैलता है। तो जब यह ताप इस बर्तन को सबसे पहले मिलता है तो बर्तन क्या होता है? फैलता है। और जब बर्तन फैलेगा तो इसका द्रव क्या होगा? द्रव भी फैलेगा। भाई गिलास को, गिलास में अगर इतना पतला गिलास है तो इसमें यहां तक जल भरा हुआ है। अगर इसी गिलास को हम थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे तो यही जल इतने तक ही भरेगा, इतना नहीं जाएगा। तो ये वही कारण है कि यह जब द्रव फैलता है तो द्रव का स्तर क्या होता है? बर्तन जब फैलता है तो द्रव का स्तर क्या होता है? नीचे आता है। और इसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रसार। यानी कि बर्तन में प्रसार के कारण जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो बर्तन में प्रसार के कारण द्रव का स्तर जो घटता है, द्रव का स्तर जो घटता है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रसार। लेकिन कुछ देर में हम ये देखते हैं कि इस बर्तन द्वारा उष्मा किसको मिलती है? जल को मिलती है। और जल को जब उष्मा मिलती है तो जल में भी फैलाव होता है। तब यह फिर से, फैलाव का मतलब फैलेगा जल जब उष्मा मिलेगा तो जल भी फैलेगा। तो यह फिर से क्या होता है? यह फिर से जल, इस फ्लास्क का जल चढ़ने लगता है। और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रसार कहते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रसार। तो इसमें दो प्रकार से प्रसार होता है। जब द्रव का वास्तव में जब द्रव का प्रसार होगा, वास्तव में द्रव को जब उष्मा मिलेगी तो द्रव में प्रसार होगा, द्रव फैलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रसार। लेकिन जब बर्तन को उष्मा मिलेगी और द्रव नहीं फैलेगा तो उस प्रसार को, लेकिन द्रव क्या होगा? घटेगा, घटता है, तो उस प्रसार को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रसार कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं द्रव में ऊष्मीय प्रसार दो प्रकार के, वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार। तो नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं गैसों में प्रसार।
तो हमारा अगला टॉपिक है गैसों में ऊष्मीय प्रसार। देखिए हमने जिस प्रकार से पढ़ा कि ठोस को ऊष्मा दी जाएगी तो ठोस में प्रसार होगा, द्रव को ऊष्मा दी जाएगी तो द्रव में प्रसार होगा। ठीक उसी प्रकार से जब गैस को भी ऊष्मा दी जाएगी, गैस का भी तापमान जब बढ़ाया जाएगा, गैस को जब ताप दिया जाएगा तो गैस में भी प्रसार देखने को मिलेगा। तो जब गैस को ताप देने पर, किसी भी गैस को ताप देने पर उसमें जो प्रसार होता है उसे हम कहते हैं गैसों का ऊष्मीय प्रसार। और यह दो प्रकार का होता है, यानी दो प्रकार से होता है। नंबर 1, पहला तो हम क्या करते हैं, पहला नियत दाब पर जब हम किसी भी वस्तु या किसी भी गैस का जो दाब है उसको हम क्या कर दें, नियत कर दें। दाब को हम क्या कर दे रहे हैं, नियत कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। दाब को हम क्या कर दे रहे हैं, प्रेशर को हम क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। यानी ऐसा हम उसका कंडीशन हम ऐसा बना दे रहे हैं कि उसका जो प्रेशर है, उसका जो दाब है वह क्या है, नियत है, फिक्स है। तो अगर दाब को फिक्स कर दिया जाता है, दाब को फिक्स करके यानी दाब को नियत करके, यानी नियत दाब पर यदि किसी गैस को ताप दिया जाता है, नियत दाब पर यानी दाब को नियत करके जब किसी वस्तु को तापमान दिया जाता है, यानी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे गुब्बारा देख लीजिए, गुब्बारा जो होता है उसका दाब नियत करके उसको जब गर्म किया जाता है तो गुब्बारा क्या होता है, फैलता है। उसका तापमान जब बढ़ाया जाता है, जो हम उसमें फूंकते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जब हवा भरते हैं तो हवा क्या होती है, गर्म हवा। तो गर्म हवा जब पाता है तो वह क्या होता है, फैलता है। फैलने का मतलब उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो जब उसका दाब क्या है, नियत है, दाब स्थिर है, दाब फिक्स है। तो नियत दाब पर जब किसी गैस के तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो उस आयतन में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक। उसको देखिए, आयतन प्रसार गुणांक आपका ठोस में भी था, आयतन प्रसार गुणांक आपका ठोस में भी था। तो जब किसी भी नियत दाब पर जब किसी गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार के प्रसार गुणांक को हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक को आपको पता होगा किससे प्रदर्शित करते हैं, गामा से। और नियत दाब है तो यानी इसको प्रेशर, P फॉर प्रेशर क्या है, नियत है। तो गामा बराबर आपका क्या हो जाएगा, वही आयतन बढ़ रहा है, डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा T। यानी कि जब दाब नियत होता है, जब दाब को नियत करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन दूसरा, जब नियत आयतन हो, नियत आयतन, इसको एग्जाम्पल हमने क्या दिया, गुब्बारे का एग्जाम्पल हमने क्या दिया, गुब्बारा। यानी कि जब किसी भी गुब्बारे में भरी गैस, अगर किसी भी गुब्बारे में कोई गैस भरी है, उसको बाहर से ताप दिया जाएगा तो वह गुब्बारा क्या होगा, फैलेगा। जब किसी भी गुब्बारे में गैस भरी होती है, उस गैस के ताप को जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो गुब्बारा क्या होता है, फैलता है, और उसका दाब क्या है, निस्थिर है। भाई एक गुब्बारा अगर हम एक गुब्बारा ले लें और यहाँ पे हम रस्सी के सहारे इसको बांध दें, इसको रस्सी के सहारे बांध दें, तो इसमें क्या भरी हुई है, गैस। अब इसको जब तापमान देंगे, इसका तापमान बढ़ाएंगे तो गुब्बारा देखते हैं क्या होता है, फैलता है। यानी उसका आयतन भी क्या है, आयतन, यानी उसका आयतन बढ़ता है। नियत अगर दाब रहेगा, गैस को तापमान दिया जाएगा, तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसके आयतन में वृद्धि होगा, जिसे हम आयतन प्रसार गुणांक गामा P कहते हैं। नियत प्रेशर, नियत दाब। अब अगला आता है नियत आयतन। यानी कि आयतन को, अब दाब को नियत नहीं किए थे, आयतन को नियत किए थे। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आयतन को नियत कर देते हैं, आयतन को स्थिर करके उसको तापमान दिया जाता है। जैसे कि आपका प्रेशर कुकर को हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर
कुकर अगर है, इसको अगर हम स्पिरिट बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, चूंकि इसका आयतन निश्चित है, आयतन बढ़ नहीं रहा है, आयतन बढ़ घट नहीं रहा है, आयतन इसको नहीं बढ़ना है, चाहे कुकर को हम कितना भी तापमान दे दें कुकर फैलेगा नहीं। तो कुकर में अगर गैस भरी हुई है तो इसका दाब, इसका जब तापमान बढ़ाएंगे, इसका आयतन क्या है, आयतन फिक्स है, आयतन क्या है इसका फिक्स है। आयतन अगर फिक्स है तब इसको तापमान दिया जाएगा, तो इसमें जो गैस है उसका दाब बढ़ेगा। यहां पे क्या था कि दाब निश्चित थी तो आयतन बढ़ रहा था, आयतन निश्चित है तो दाब बढ़ेगा। जैसे प्रेशर कुकर देखते हैं जब कि इसमें ये सीटी है, जब इसको तापमान दिया जाता है तो कुकर सीटी मारता है और उसमें से गैस निकलती है। तो यानी क्यों गैस निकल रही है, उसको कोई दाब लगा रहा है ना, तब तो कोई सीटी को उठा रहा है, कोई सीटी को दबा रहा है नीचे से, तब ना सीटी उठती है और उससे गैस निकलता है। तो जब कभी भी किसी गैस का आयतन नियत हो और उसके तापमान में वृद्धि की जाएगी तो उसके किसमें परिवर्तन होता है, दाब में वृद्धि होती है। और अगर आयतन फिक्स हो, दाब फिक्स हो, इसका दाब फिक्स हो और इसको जब ताप दिया जाएगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, ये गुब्बारा फैलेगा। दाब फिक्स है और इसको जब गर्म किया जाएगा तो इसका आयतन बढ़ेगा। अगर आयतन फिक्स है, इसको गर्म किया जाएगा तो इसका दाब बढ़ेगा, जिसके कारण कुकर की सीटी उठेगी और कुकर से गैस निकलेगा। तो नियत आयतन, तो इस प्रकार के प्रसार गुणांक को हम इस प्रकार के प्रसार गुणांक को हम दाब प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे हम गामा भी से इसका आयतन निश्चित था तो गामा भी से प्रदर्शित करते हैं और यह क्या हो जाएगा आपका डेल्टा P इंटू डेल्टा T। यानी कि जब किसी गैस का आयतन निश्चित होता है तो उसके दाब में वृद्धि होती है और दाब में वृद्धि ही क्या कहलाती है। अगर इन दोनों को एक एक मान लें तो यह गामा किसके बराबर हो जाएगा, दाब में वृद्धि के बराबर हो जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। तो जब दाब निश्चित रहेगा आयतन बढ़ेगा, आयतन निश्चित रहेगा तो दाब बढ़ेगा, आयतन निश्चित रहेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब निश्चित रहेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो इस तरह से हम गैसों में रेखीय प्रसार, गैसों में ऊष्मीय प्रसार को समझ सकते हैं। देखिए इसका एक और अगला टॉपिक आपका है, इसमें एक आपके बुक में दिया हुआ है टॉपिक, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन क्या है, जैसे अगर हम जल को लें, जल का अगर हम तापमान क्या करें, बढ़ाएं, जल का अगर तापमान बढ़ाएं, जल का वह किस में परिवर्तन हो जाएगा, गैस में। अगर जल का तापमान घटाएं, यानी कि जो आपका जल के तापमान को अगर हम 100 सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो 100 सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है, उबलने लगता है और उबलकर गैस में बदलने लगता है। तो जल एक ऐसी अवस्था आएगी कि सारा जल उबल करके गैस में बदल जाएगा। यानी उसके भौतिक अवस्था में, यानी जो दिख रहा है, जो उसकी अवस्था दिख रही है, उसके अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन। भौतिक यानी जो हमारे नजर के सामने दिखे। भौतिकी का मतलब अगर इसको दैनिक ऐसे ही अगर इसका एक्सप्लेन करें तो जो हमारे नजरों के सामने दिखता है वही तो भौतिक है। तो जल का तापमान अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं तो जल क्या होता है, गैस में बदलने लगता है। इसका एक मस्त सुंदर सा ग्राफ दिया है, आइए इसको रफ करते हैं, फिर आइए ग्राफ को समझते हैं, उसके बाद ये टॉपिक, यह पार्ट आपका दैनिक हो जाएगा। तो देखिए हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन समझ रहे थे, इसका एग्जांपल लिए थे पानी का। पानी का तापमान अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं तो पानी उबल करके क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या करने पे, पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। और यही तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने पर पानी क्या होता है,
बर्फ बन जाता है। पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है, और यहाँ पानी क्या बनता है, गैस बन जाता है। तो यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को कर रहे हैं तो इसकी भौतिक अवस्था यानी जो उसकी भौतिक अवस्था हमारे आंखों के सामने दिख रही है उसकी अवस्था में परिवर्तन होकर के क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है। और उसका तापमान घटाते हैं कितना तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वह बर्फ बन जाता है जो कि जल की भौतिक अवस्था यानी क्या, यहाँ ठोस से द्रव से गैस में बदल गया, और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाने पर पुनः द्रव से किस में आ गया, बर्फ में आ गया, द्रव से बर्फ में आ गया, और इधर कहां चला गया, द्रव से गैस में। यानी कि इसकी भौतिक अवस्थाएं बदल रही हैं। अवस्था कितनी प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पानी जो है गैस भी बन जा रहा है, और क्या हो रहा है, बर्फ भी बन जा रहा है। तो पानी के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पानी के क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब आइए देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को समझने, हालांकि ये समझना फिर भी जरूरी है। तापमान और उष्मा के मध्य दिया है। इधर क्या है, उष्मा, इधर जाने पे उष्मा बढ़ेगी और इधर जाने पे तापमान बढ़ेगा। इधर जाने पे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे जो वस्तु है वह ठोस है। यहाँ का तापमान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 का मतलब क्या है, तापमान भी इसका 0 है और उष्मा भी 0 है। और जब कभी भी यहाँ जल की बात की जा रही है, किसका टेबल लिया गया है, जल का ग्राफ। यह किसका ग्राफ है, जल का ग्राफ है। तो जब तापमान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उष्मा कितनी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जल किस अवस्था में होगा, अभी हमने बताया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान लाने पर वह बर्फ में बदल जाता है, यानी किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। तो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ठोस होगा। लेकिन जब इसके तापमान और उष्मा दोनों को बढ़ाया जाएगा, तापमान और उष्मा इसकी दोनों जब बढ़ाई जाएगी, यहाँ पे इसका तापमान यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने में यह ठोस, यह क्या है, ठोस, धीरे धीरे जैसे इस चाक पर हम बल लगाते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि यह चाक टूटने को, धीरे धीरे टूटने को शुरू करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पहुंचने पे, तापमान और उष्मा का यहाँ पे पहुंचने तक यह ठोस यानी जो बर्फ है धीरे 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 पिघलना शुरू करेगा। और एकदम से तो पिघल नहीं जाएगा, इतने पर यह पिघलना शुरू करेगा, इतने पर यह क्या करेगा, पिघलना शुरू करेगा, और यह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, द्रव में। अब इसका तापमान और बढ़ाते जाएं, अगर इसका तापमान क्या करें, तापमान और उष्मा और बढ़ाते जाएं, यानी कि तापमान यहां तक बढ़ा दें, तो ये जो द्रव बन चुका है, यानी कि जो तरल बन चुका है, द्रव बन चुका है, वह द्रव धीरे धीरे, एकदम से गैस में तो बदलेगा नहीं। तापमान इतना बढ़ा दें, अगर यहाँ तापमान अगर इसका बढ़ा दें तो एकदम से द्रव में से गैस में तो बदलेगा नहीं। जैसे यह चाक पे अगर थोड़ा थोड़ा बल को बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे यह चाक टूटना शुरू करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे ही हम पहुंचेंगे तो यह वह अवस्था होगी कि यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और यह वस्तु द्रव से गैस में बदलना शुरू कर देगी। और यह वस्तु जो द्रव है, द्रव से किस में बदलना शुरू कर देगी, जैसे ही इसके आगे जाएंगे यह किस में बदलना शुरू कर देगी, वाष्प में यानी गैस में बदलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इस ग्राफ को समझ सकते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, सबसे पहले कि द्रव 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में होगा, बर्फ की अवस्था में होगा, और इसका तापमान बढ़ाने पर यहां तक आने पर यह किस में बदलना शुरू कर देगा, द्रव में बदलना शुरू कर देगा। और द्रव का जब यहां से तापमान बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यह द्रव से किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो ये रहा आपका ग्राफ। इसी के साथ आपका चैप्टर द एंड होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके अध्ययन अध्यापन से संबंधित वीडियो रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक की गुड बाय।